देखो आज अपन स्टडी करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है कि बोर डेवलप ए मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ही अप्लाइड क्वांटम थ्योरी इन कंसिडरिंग द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो बोर्स मॉडल है ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। अब जैसे हीलियम में कितना है एटॉमिक नंबर, बताओ कितना है? 2। अब He+, अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाए तो चार्ज क्या आ जाएगा? He+, तो कितने रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 1। तो हीलियम प्लस में भी कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो Li2+ कर दें तो उसके अंदर भी कितने रह जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो बोर्स मॉडल है वो हाइड्रोजन He+ या Li2+ जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उन पर अप्लाई होता है। अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं बोर मॉडल के वो क्या क्या है देखो। एन एटम कंसिस्ट of a dense nucleus situated at the center with the electron revolving around it in circular orbits without emitting any energy. The force of attraction between the nucleus and an electron is equal to the centrifugal force of the moving electron. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्टेन सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है। उसके लिए जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स है जो कि इनर अंदर की तरफ लगता है और अट्रैक्शन फोर्स है, और दूसरा कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटर बाहर की ओर लगता है। उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। इसलिए इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। ये कंडीशन है उसमें। ये दोनों फोर्स क्या है? न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सेकंड पॉइंट क्या है कि देखो एंगुलर मोमेंटम MVR इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फैक्टर h/2π। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? MVR। M क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और V क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और R क्या है? रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, जिस रेडियस में वो चक्कर लगा रहा है। तो मैथमेटिकली क्या हो गया? MVR इज इक्वल टू NH/2π। अब ये लिख रहे हैं अपन इंटीग्रल मल्टीपल, इसका मतलब होल मल्टीपल है। n की वैल्यू क्या है? फ्रैक्शन में नहीं है, या तो 1 होगी या 2 या 3। जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल जो होता है K शेल जिसे अपन बोलते हैं, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सेकंड शेल में क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इसी तरह थर्ड में क्या हो जाएगी? 3। तो वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और n क्या है? ऑर्बिट नंबर इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, और r क्या हो गई? रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट। बोर ने जो इमेजिन करी थी रेडियस। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द एनर्जी लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। The different energy levels are numbered as 1, 2, 3, 4 और K, L, M, N। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि अपने को कि जिससे जैसे जैसे फर्स्ट शेल जो होता है वो सबसे ज़्यादा पास होता है किसके? न्यूक्लियस के, K। तो उसकी डिस्टेंस सबसे कम है तो उसकी एनर्जी भी क्या है? सबसे कम है। फिर न्यूक्लियस से नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा शेल? L। तो उसकी डिस्टेंस क्या हो गई? न्यूक्लियस से ज़्यादा, तो उसकी एनर्जी भी क्या हो गई? ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस से जितनी दूर होगा कोई शेल उसकी एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ़ एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन इट मे जंप एक्साइट इंस्टेंटेनियसली फ्रॉम लोअर एनर्जी से 1 टू हायर एनर्जी लेवल से 2, 3, 4 एक्सेट्रा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करें या इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर देता है। जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको अगर अपन देंगे तो या तो वो सेकंड में चले जाएगा, और ज़्यादा दोगे तो थर्ड में या फोर्थ में, या फिर वो लास्ट में इनफाइनाइट में।
उसे अपन क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। दिस न्यू स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट सिंस द एक्साइटेड स्टेट इज लेस स्टेबल। अब देखो क्या होता है कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी हमेशा क्या होती है? कम होती है। ये हमेशा ध्यान रखना। लोअर एनर्जी स्टेट रेफर मोर स्टेबिलिटी। तो हायर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया? अनस्टेबल। तो इसलिए लिख रहे हैं अपन एटम विल लूज इट्स एनर्जी एंड कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। तो वो है व्हेन दे कम इनटू देयर ओरिजिनल शेल दे रिलीज सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तब तो वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। और लोअर से हायर में जाएगा तो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये पॉइंट्स थे इसके बोर्स मॉडल के। अब देखो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन जंप del E is given by del E is equal to h nu is equal to E2 minus E1। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा और हायर से लोअर में आएगा तो क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। तो जो डिफरेंस है एनर्जी का वो क्या हो गया? डेल ई। वो क्या होता है? एच न्यू। जो प्लैंक्स थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी। तो वो क्या होगा? डिफरेंस E2 माइनस E1। ये E2 क्या है? एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल। और E1 क्या है? एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। वेयर E1 E2 आर द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एनर्जी लेवल। फर्स्ट एंड सेकेंड का मतलब है जैसे फर्स्ट और सेकेंड हो सकते हैं, या फर्स्ट एंड थर्ड हो सकते हैं, या सेकेंड और थर्ड हो सकते हैं। मतलब E1 जो है वो लोअर है और E2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एच न्यू के इक्वल होगा। एंड न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिटेड। या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर एमिटेड होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही। देखो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आर ऑफ हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की जो अपन बोर ऑर्बिट की रेडियस है वो कैसे निकालेंगे? तो ये एक फार्मूला गिवन है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है अपने सिलेबस में, तो इसे आपको डायरेक्ट याद ही रखना है। बाकी फिर भी कभी समय मिला तो बताएंगे आपको कि ये कैसे डिराइव हुआ। और ट्वेल्थ क्लास में फिज़िक्स में ये इसका डेरिवेशन दे रखा है। लेकिन ठीक, चलो खैर। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट फॉर एन एटम विद एटॉमिक नंबर z इज रिटन एज। ये देखो न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल हो गया और ये कौन सा हो गया? L जैसे। तो ये न्यूक्लियस से यहाँ तक जो डिस्टेंस है फर्स्ट एनर्जी लेवल तक की, तो ये तो होगी ये रेडियस। दूसरे बोर ऑर्बिट कौन सा हो गया? L। तो ये इसकी रेडियस हो गई। तो वो तो जितना ज़्यादा दूर होगा शेल उसकी रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसको अपन कैसे निकालते हैं? तो ये एक फार्मूला है Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में है ये। तो n क्या है? नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। 1 2 3 4 K L M N। अब देखो z क्या है? एटॉमिक नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के केस में जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट है R1 फॉर हाइड्रोजन, कौन सा हो गया? K। तो ये कैसे निकलेगा? 0.529 इंटू एन की वैल्यू क्या है? 1। तो अपन क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर। और एटॉमिक नंबर क्या रहेगा हमेशा हाइड्रोजन में? Z 1 ही रहेगा। तो कितना आ गया? 0.529 एंगस्ट्रॉम। R2 क्या हो गया? 0.529 इंटू एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर। सेकेंड शेल की रेडियस निकाल रहे हैं ना अपन, तो अपॉन 1 तो 2.116 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से हीलियम प्लस आयन जो है उसकी जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस है उसमें क्या होगा? 0.529 इंटू एन तो 1 ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर अब चेंज हो जाएगा। Z कितना आ जाएगा? 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो कितना आ गया? 0.2645। इसी तरह से सेकेंड बोर ऑर्बिट जो रेडियस है R2 फॉर हीलियम प्लस वो कितना है? 0.529 इंटू
2 स्क्वायर अपॉन 2, तो वो कितना है 1.058 एंगस्ट्रम। अब इससे अपन क्या निकाल सकते हैं कि देखो, जैसे रेडियस निकालना है फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ He+, मतलब हीलियम प्लस और हाइड्रोजन दोनों की फर्स्ट बोर ऑर्बिट का जो रेडियस है उसका जो रेशियो है वो क्या आया 0.529:0.2645 इज इक्वल टू कितना आया 2:1 आया। क्या आया 2:1। और वैसे भी देख लो आप, इसका कितना है 0.529 और इसका कितना है 0.2645। ठीक है, तो हाफ है, इसका आधा हो गया ना, ये हाफ हो गया ना। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, तो शेल जो है वो न्यूक्लियस के उतना ही नज़दीक होगा, तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, देखो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो कैसे निकालते हैं। देखो ये एक फॉर्मूला है, वैसे तो ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, इसका भी डेरिवेशन है, कोई 12th क्लास फिजिक्स में है, तो अपने को तो केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बल्कि ये भी नहीं, इसकी जगह ये वाला याद रख सकते हो आप। लेकिन देखो मैं समझा रहा हूँ, E इज इक्वल टू है -2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर E4k² अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, वेयर n क्या है 1 2 3 4 यानी कि नंबर ऑफ शेल या एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए n की वैल्यू 1 आएगी, सेकंड शेल के लिए 2, थर्ड के लिए ऐसे 3, ऐसे आगे चलेगा। m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, z एटॉमिक नंबर, और k क्या है एक कांस्टेंट है, और n क्या है एनर्जी लेवल। ठीक, अब देखो ये z स्क्वायर और n स्क्वायर, या तो एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1, He+ के लिए 2, Li2+ के लिए, लिथियम के लिए 3, तो एटॉमिक नंबर और एनर्जी लेवल n स्क्वायर जो दे रखा है, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। बाकी 2 पाई m e k और h प्लैंक कांस्टेंट, ऑल आर कांस्टेंट्स, तो ये सब तो कांस्टेंट हैं, तो इनकी फिक्स वैल्यू होगी, तो वो कितनी है -2.18 इंटू 10 टू द पावर कितनी है -18 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो आप ये याद रखिए, इन सब को सॉल्व करने के बाद ये सब कांस्टेंट से क्या आया 2.18 इंटू 10⁻⁻18। z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किस में आ रहा है, जूल पर एटम में आ रहा है ये। अब जूल पर एटम को जूल पर मोल में मतलब कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। जैसे इसको 6 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जूल पर मोल आ जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कोई पूछे तो वो कितना आएगा -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखो जैसे सपोज करो हाइड्रोजन के फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालनी है अपने को, क्या निकालनी है, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की। तो हाइड्रोजन के लिए अपन z तो क्या लिखेंगे 1 और n भी क्या लिखेंगे 1, तो 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर क्या हो गया 1, तो कितनी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये किसकी आई, हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी है। ठीक है, अब हम मान लो सेकंड शेल में निकालनी है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन अगर उसको अपन कुछ एनर्जी दें तो वो किस में चले जाएगा, फर्स्ट से सेकंड में। तो सेकंड शेल की एनर्जी क्या होगी, z तो हमेशा 1 ही लिखना है, और n स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो स्क्वायर करेंगे 2 का तो कितना आ जाएगा 4, तो -13.6 को डिवाइड कर देंगे किससे 4 से। ठीक है, तो वो करीब आ जाएगा जैसे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुल मिला के माइनस में वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि एनर्जी इंक्रीज होगी। समझ में आ गई।
अब सेकंड सेल की एनर्जी निकाल ली, इसी तरह थर्ड की भी निकाल सकते हैं। तो हायर माइनस लोअर एनर्जी लेवल जो होगी उन दोनों को माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, एक्साइटेड एनर्जी। जैसे फर्स्ट की निकाल लो 1 रख के, और यहाँ पर 2 रख के क्या रखेंगे, 2 पुट करेंगे तो किसकी आ जाएगी, सेकंड की। तो सेकंड की ज़्यादा आएगी, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक्साइटेशन की एनर्जी आ जाएगी, है ना। ऐसे निकालेंगे। अब देखो द एनर्जीज आर नेगेटिव, ये एनर्जी की वैल्यू क्या है, सारी नेगेटिव। ये क्यों है कि द इलेक्ट्रॉन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विच इज़ टेकन एज 0। तो इनफाइनाइट जो डिस्टेंस है उस पर अपन ने एनर्जी को क्या मान रखा है, 0। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, 0। तो द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द एटम करस्पॉन्ड्स टू n इज इक्वल टू 1। तो लोएस्ट कौन सा होता है एनर्जी लेवल, 1। एंड एज द एनर्जी लेवल इंक्रीजेज E बिकम्स लेस नेगेटिव। इसका मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिव किस में आएगी, फर्स्ट में। सेकंड सेल की जो एनर्जी आएगी वो थोड़ी लेस नेगेटिव, थर्ड की और लेस नेगेटिव। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, लेस नेगेटिव होती जा रही है, यानी कि एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। और लास्ट में अगर यहाँ इनफाइनाइट रख दें तो वो माइनस में इतनी कम हो जाएगी कि उसको अपन क्या मान सकते हैं, 0। इसलिए मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी 0। In next class we will discuss wavelengths and wave number of different lines of hydrogen spectrum. Thanks.